नमस्कार, स्वागत है आपका अजना न्यूज़ लाइव में। एक शाम अजना के साथ में आज हमारे साथ हैं इंटेक के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक चौधरी जी। सबसे पहले हम आपको बता दें, इंटेक की स्थापना 3 मई 1947 में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। इस संगठन में कुल 1500 श्रमिक संगठन शामिल हैं। सर, स्वागत है आपका अजना न्यूज़ लाइव में। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इंटेक के प्रेसिडेंट हैं, तो आप इसको आगे ले जाने के बारे में क्या सोचते हैं? इसके लिए हमारी जो प्रयास है, जब से हमारा चुनाव हुआ 2012 में हैदराबाद में गांधी भवन में, कांग्रेस भवन में, तब से हमारा लगातार प्रयास जारी है। पूरे देश में हमारी कमेटी बनी, सभी हमारे जो लोग, हमारे पदाधिकारी हैं, वो जितने भी श्रमिक संगठन को ले करके और उनके द्वारा जितने भी उनके वर्कर्स हैं, उनसे बात करके उनकी समस्या को ले करके उन लोगों ने आवाज़ उठाया है। स्टेट लेवल पे जो हमारे पास में आया वो मैंने केंद्र में उठाया है, और जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो वर्किंग क्लास हैं, वो मैंने महामहिम राष्ट्रपति को, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको और लेबर मिनिस्टर को दिया है। कई मांगे हैं जिसका चार्ट उनको जमा भी किया है। आपके मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनको ही हमने दिया है, और वो चल रहा है। कई मांगे गई है और कई हमारा अभी वो है जो कि नहीं मांगी गई है, उसके लिए हमारा आंदोलन जारी है, हमारा प्रयास जारी है। अच्छा, इंटेक के मजदूरों की मांगों को आप और व्यापक कैसे बनाएंगे? देखिए, इसके लिए जो सरकार अभी के जो सरकार है, अभी जो भाजपा की सरकार है केंद्र में, इन लोगों ने सरकार में आते ही 44 अमेंडमेंट्स लाए, जो कि बिल्कुल ही मजदूर के खिलाफ है। जब आप कोई भी, जब 44 जब इतने पूरे आज़ादी के बाद जब बना, एक्ट बना लेबर के लिए, और फिर डिमांड आती गई, आहिस्ता आहिस्ता करते हुए 44 एक्ट बनाए गए लेबर के हित के लिए। अब उसको आप ख़त्म करके और 2-3 एक्ट रखना चाहते हैं, तो इससे उनको जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, ये सरकार जो भी है, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, जब हमारे जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मंत्री थे, उस समय भी लाया गया था हायर एंड फायर कि रखो और निकालो। तो इससे क्या है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं रहती है, और ये चीज़ ये सरकार फिर लागू करने जा रही है कि जब तक चाहे वो फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले, वो उनको रखेंगे और फिर उसको निकाल देंगे। तो ये उनके जो सोशल सिक्योरिटी है, जो उनका भविष्य है, वो पूरा उससे अंधकार में हो जाएगा। तो उसका हम विरोध करते हैं, और इस 44 संशोधन का भी विरोध करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स में आप मजदूरों को लेकर के ये आगे क्यों आए? हमने अपना जो जीवन छात्र आंदोलन से शुरू किया था, और बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, और हमने देखा कि जो हमारे कामगार हैं, जिस पर पूरा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसी पर डिपेंड करती है, और उनकी जो हालत है, जब हम अपने ट्रेनिंग पीरियड में बंगाल में थे, जब हम मैनेजमेंट कर रहे थे, तो बिरला कंपनी में हमारी ट्रेनिंग थी, वहीं पे मैंने जॉब भी किया। तो मैंने वहाँ पे वर्कर्स को देखा कि उनकी जो स्थिति है, या फिर जब छुट्टी के दिन घूमते थे बंगाल में, तो जो खुद रिक्शा चलाते हैं, वहाँ पे आदमी खुद रिक्शा चलाता है, मतलब वो वाला, जहाँ पे घोड़ा होता है वहाँ पे आदमी होता है, वो आज भी है। तो वो हमने देखा खींचते हुए, फिर वो काम करते हुए। तो एक सोच आई कि भाई, जो देश के विकास में इनका इतना बड़ा योगदान है, तो इनकी हालत ऐसी दयनीय कैसे है। उस समय से फिर हमारी जो फैक्ट्री के, जब मैंने शुरू किया ट्रेनिंग, तब से लेकर के हम बराबर मजदूर आंदोलन से जुड़े हुए रहे। और जब इंटेक की बात आई,
और जब ये पता चला कि इसमें जो लोग हैं वो वर्कर के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने इस संगठन को बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया है, क्योंकि 40 साल से कांग्रेस पार्टी जो है वो नंबर 1 पे थी, और ये जब से ये मजदूर आंदोलन कांग्रेस का ये इन तक कमजोर पड़ा, तब से ये बैकफुट पे आ गई। तो हमारा जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, उसमें आप देखेंगे तो 60% जो वोटर है वो मजदूर वर्ग है। सुबह में आप जब देखेंगे ना तो नहा धो करके लाइन में वोट डालने के लिए वर्किंग क्लास के लोग लगते हैं, हमारे आपके जैसे लोग नहीं लगते हैं। हमारे आपके जैसे लोग जब ये देखते हैं कि अब भीड़ कम हो गई, 3-4 बज गया, अब नहीं है, तो जाते हैं वोट डालने, और 50% से ज़्यादा लोग तो छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो जो डेडिकेटेड वोटर भी हैं वो वर्किंग क्लास हैं, वो उसके अहमियत को समझते हैं, तो उनके कल्याण के लिए और उनके लिए कुछ करना, और करने से अपने को बहुत शांति मिलती है। तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, और आज तक भी मेरा रास्ता इसी का है, और पूरा जो मेरा जीवन है वो वर्कर के उत्थान के लिए, उनकी जो माली हालत है उसके उत्थान के लिए हमारा लगा रहेगा। कह सकते हैं कि आप बहुत गरीबी, आपने बहुत करीबी से देखा है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल गरीबी को नज़दीक से देखा है, उन लोगों के बीच में जा कर के देखा है, और इसी के लिए मैंने 1988 में जन कल्याण मोर्चा का स्थापना किया था, ए पार्ट ऑफ ये मजदूर यूनियन, जिसके हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। 2012 में मैंने बताया हैदराबाद में चुनाव हुआ था, गांधी भवन में, कांग्रेस भवन में, और जितने भी 1500 यूनियन हैं उनके प्रतिनिधि हमको अध्यक्ष चुना। लेकिन 88 में ही मैंने जन कल्याण मोर्चा, मतलब नाम से ही क्लियर है कि जन कल्याण के लिए, जिसमें आम आदमी का कल्याण हो, इसी में हमने वो कभी कंबल बांटना, फिर जहाँ जहाँ बहुत सी घटना है, सुनामी वाला, उसमें हमारे लोगों ने काम किया। जब यहाँ सिनेमा हॉल में आग लगी थी, बरसों पहले की बात है, तो उसमें भी हमारे लोगों ने काम किया। तो कई घोटाला हुए, कुछ हुए, उसमें भी हम लोग सक्रिय रहे। तो हमारा है कि सामाजिक जागरूकता हमारा अभियान, जन कल्याण, ये हमारा नारा है। तो पहले ही से हम गरीब लोगों के बीच में हैं। सर, 2012 में जो इंटेक का फर्जी मामला सामने आया था, जो संजीव रेड्डी जी ने करवाया था, तो आपको वहाँ उस समय किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था? देखिए, आपको कई पेपर्स के कटिंग मीडिया के हमारे मित्र हैं उनके थ्रू मैंने दिया था। तो ये कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। जैसा आपने अभी कहा कि महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका स्थापना किया था। क्यों किया था? देश के आर्थिक विकास के लिए, कि जो मिल के मालिक हैं और जो मजदूर हैं, जब ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये दोनों के लिए बढ़िया है, मिल मालिक के लिए भी, मजदूर के लिए भी, और देश के लिए भी। दोनों मिल के काम करेंगे तो देश का उत्थान होगा। इसके लिए स्थापना किया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब तक हमारे और भी अध्यक्ष रहे, मैंने आपको पूरा लिस्ट दिया हुआ, सभी इसमें जो अध्यक्ष रहे, हमारे बिहार के बिंदेश्वरी दुबे भी रहे, कई लोग हैं, महान हस्ती लोग रहे, और उस समय कांग्रेस सबसे टॉप पर रही। उसके बाद जब संजीवा रेड्डी 22 साल पहले आए, उसके बाद से इन्होंने, हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हर 3 साल पे इसका चुनाव होगा, तो उन्होंने चुनाव नहीं करा करके अपना हाथ उठा करके ऐसे ही इसको एक दबा के रखा। किसी कांग्रेस लीडर्स को भी नहीं ये जानने दिया कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, ताकि कोई दावेदार नहीं हो। और जब ये बात हमारी जो माननीय श्रीमती ये सोनिया गांधी जी को पता चला और लोगों से फीडबैक मिला, तो इनको हटाने के लिए एक बहुत बड़ा वहाँ पे अधिवेशन में ही हटा सकते किसी को, तो रांची में अधिवेशन का आयोजन किया गया हटाने के लिए। तो जब ये संजीवा रेड्डी को पता चल गया कि इस अधिवेशन में हमको हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ कर दिया, हंगामा किया। वो पूरा उसका न्यूज़ है, ऑन रिकॉर्ड है। वो ये 2006 की बात है। उसके बाद में फिर वो टल गई। उस समय इन्होंने जाकर के अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियन में।
तो इंटक क्या है? ट्रेड यूनियन नहीं है, ट्रेड यूनियन का समूह है, फेडरेशन है। मतलब जो वर्कर्स हैं वो ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं और ट्रेड यूनियन हमारे मेंबर होते हैं और हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एफिलिएटेड होते हैं। तो हमारा मेन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर मालिक है। आइडियोलॉजी हमारी कांग्रेस की है, लेकिन हमारी ये जो संस्था है इसमें कोई भी अध्यक्ष बनेगा या जिस पोस्ट पे भी उसका चुनाव नेशनल कन्वेंशन में वो करते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं ट्रेड यूनियंस के। तो जब ये हो गया कि जब ये इनको लगा कि अब हमको निकाल दिया जाएगा, तो इन्होंने जाकर के 2006 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया इंटक को ट्रेड यूनियन में अप्लाई करने के लिए, और 1 साल लगा। 1 साल के जद्दोजहद या उल्टा सीधा करके जो भी गलत तरीके से इन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन करा लिया ट्रेड यूनियन में। इंटक ट्रेड यूनियन नहीं है। ट्रेड यूनियन मतलब जहां पे 20 लोग काम करते हैं। तो ट्रेड यूनियन में कौन काम करता है? ये तो कोई फैक्ट्री है नहीं, तो ये टोटल फर्जी है। इसी का हमने फिर हम लोगों ने एक ऑडिट कमेटी बना करके जितने भी लोग थे ट्रेड यूनियंस के, फैक्ट्री वाले और जो उनके प्रतिनिधि थे, और सभी लोगों ने एडक कमेटी बना करके कमेटी चलाई, पूरा देश का दौरा किया, जितने भी संगठन को जागरूक किया, इंटक को फिर से मतलब स्ट्रीमलाइन पे लाने का काम किया, क्योंकि हमारे विरोधी लोग हमसे आगे निकल चुके थे, जबकि 40 साल से नंबर 1 यूनियन था ये ट्रेड यूनियन, ये फेडरेशन। तो उसके बाद में उनको जागरूक करने का काम किया। 2011 के सितंबर अक्टूबर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि एक नेशनल कन्वेंशन किया जाएगा, उसमें फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट को की चुनाव होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने हैदराबाद रखा, कांग्रेस भवन, गांधी भवन, नामपल्ली, हैदराबाद। वहाँ पे 18 जनवरी 2012 को चुनाव हुआ, जिसमें पूरे देश के प्रतिनिधि लोग आए यूनियंस के, और उन लोगों ने चुनाव किया और वो हमें अध्यक्ष चुना वहाँ पे। और उसके लिए आपके माध्यम से हम सभी हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ट्रेड यूनियन से लोग हैं, उनके हम आभारी हैं। अच्छा, आपके जीवन में इस दौरान बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत ज़्यादा। तो कभी जो आपको ऐसा लगा हो कि नहीं बस, मतलब कभी जो आपको लगा हो कि आपकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, या फिर कभी ऐसा कोई पल आया? कई बार ऐसा लगा कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर बहुत कठिनाई है, बहुत संघर्ष है, और कई लोगों से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले से कब्जा करके इसको बैठे हुए थे बगैर चुनाव के, उनके खिलाफ हमने ऑर्गेनाइज करके और चुनाव जीता। और जीतने के बाद में उन्होंने ऑफिस भी, क्योंकि उनकी एक मतलब पूरा उस पर अपना एक आधिपत्य जमाया हुआ था, तो उसके लिए कई जगह हमको बहुत प्रयास करना पड़ा। कई जगह ऑफिस मिली, केंद्र में आज ऑफिस भी नहीं मिली, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर हाई कोर्ट का सहारा लिया, और 12 से लेकर अब तक केस चल रही है, क्योंकि ये तो मैटर लेबर का है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। जब भी आप जाओ तो 6 महीने का डेट, जो कोर्ट की प्रक्रिया है। तो उसके लिए कुछ नहीं होते हुए, संसाधन नहीं होते हुए, पूरा देश में दौरा करना, मजदूरों के समस्या को सुनना, उनके लिए सरकार से लड़ाई करना, और फिर जो हमारे विरोधी हैं, जो पूरा मतलब बाहुबली भी कहिए, पैसे से भी बाहुबली हैं, ताकत से भी हैं, तो वो कई जगह पे ऐसा सामना भी करना पड़ा, हमारे लोगों को, हमको भी झेलना पड़ा कई स्टेट में। लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं कि ये मजदूर का मामला है, और अपने जीवन को हमने मजदूर के लिए डेडिकेट किया है, तो जब तक जीवन है तब तक लड़ाई चलती रहेगी। जी बिल्कुल। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, लोकसभा चुनाव जो हमने पूरे हिंदुस्तान में दौरा किया, महीने में 20 दिन हम टूर पे होते हैं इसी मजदूर संगठन को लेकर के, तो जो मैंने आम लोगों से बात किया, चाहे जिस वर्ग के भी लोग, आम लोगों से, आम लोग जो सड़क पे हैं, जिनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री को लीजिए, दुकान को ले लीजिए, अब चांदनी चौक को ले लीजिए, जिस दुकान में कम से कम 20-20 वर्कर होते थे, काम करते थे, आज वहाँ 2 लोग नहीं हैं।
जो गांव गए फिर लौट करके नहीं आए, क्योंकि इनके पास जब सेल नहीं है तो फिर वो स्टाफ को रख के क्या करेंगे। तो इस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ी, फैक्ट्री बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन का लाइन बुरी तरह खत्म हो गया। जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्कर्स को काम नहीं मिलेगा, फिर जो उसमें मटेरियल सप्लाई करने वाले को, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बेरोजगारी बहुत बढ़ी इस सरकार में। जब से जो नोटबंदी हुआ तो उसका भी रिपोर्ट आप लोगों के माध्यम से पता चला कि उससे कोई, गवर्नमेंट का डाटा है कि उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मतलब सरकार जो सोच के की थी कोई लाभ नहीं हुआ। घाटा क्या हुआ कि सभी का रोजी रोजगार बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, काम धंधे बंद हो गए, छटनी, काम देने के अलावा क्या है कि उल्टा छटनी होने लगा। तो अब ये परिस्थिति है कि सभी लोग परेशान हैं। लेकिन आपका जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, जितने भी मीडिया है, उनको ऐसा खरीद के रखा हुआ है इस सरकार ने, क्योंकि जहाँ पे भी देखो तो मोदी मोदी मोदी, और ये कर दिया है और वो कर दिया है, आज वो ये चल रहा है। और जितने डिबेट हैं उसमें देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि हाइप तो बनाया हुआ है मोदी मोदी करके, लेकिन अगर आप जमीनी बात करेंगे, जमीनी पूछेंगे हमसे, तो हमारा जहाँ तक अपना सर्वे है कि ये सरकार नहीं आएगी, दोबारा नहीं आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बाद में होता है, पहले तो हमारा पेट है, हमारा तो पहले पेट भरना चाहिए ना। तो जब आप किसी मजदूर को, किसी आदमी को रोजगार नहीं दे रहे हैं और जब आप देने में विफल हो जाते हैं तो बोलते हैं कौन सी कि भाई आप हिंदू सेंटिमेंट जगा करके कि राम मंदिर करेंगे और ये है और हम हिंदू हैं। अरे हम हिंदू कब नहीं थे? हमसे बड़ा कहाँ कोई हिंदू है? हम तो नहीं है भाजपा के, पार्टी के नहीं, लेकिन हमसे बड़ा कहाँ हिंदू? हम तो 2 घंटा पूजा करते हैं। कौन सा मंदिर है जो नहीं जाते हैं? हमारा तो नियम है, हर मंगलवार को हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी भी हैं, हम लोग कई बार मिल भी जाते हैं। तो मंगलवार को हनुमान मंदिर आज 34 साल हो गया, थर्सडे को निजामुद्दीन 34 साल हो गया, साईं मंदिर। तो हमारा श्रद्धा है, तो उसमें आप इसको इनकैश वोट के लिए क्यों करते हो? अगर हमारे जवान देश के लिए शहीद हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको वोट में क्यों इनकैश करते हो? 18 तारीख को, इसी आने वाले 18 तारीख को हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल फ्रंट नहीं, बिल्कुल सोशल जो हमारा फ्रंट है, दलित मुस्लिम पिछड़ा अधिकार मंच, जो कि सभी के मतलब पिछड़े लोगों के लिए है। तो उससे हम कोई एक प्लेटफॉर्म से नहीं, तो वो बोलेंगे ये कांग्रेस के लोग हैं, उसके हैं। तो सभी लोगों को आह्वान किया है कि जो सेना का शहादत है उस पर राजनीति बंद हो, हमारा मेन ये है। तो अगर मान लीजिए कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहले भी हुई, ये नहीं कि कोई चीज आज हुआ, पहले भी 20 बार हुआ, 25 बार हुआ, तो ये बाहर निकालने की चीज नहीं है। आज आप बाहर निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो? इसलिए निकाल रहे हो कि आपको वोट लेना है। तो आप वोट लो ना, अपना काम करके वोट लो। आप झूठ बोल के वोट ले रहे हो, झूठ बोल के वोट लो। आपने नोटबंदी किया, सब किया, जब 2014 में भी आए तो झूठ बोल के आए, रोजगार देंगे आप झूठ बोल करके आए, ठीक है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सेना के नाम पे और उनके शहादत के नाम पे वोट मांगना ये बहुत बड़ा अपराध है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि देश में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको राजनीतिक तौर पे देखना। बिल्कुल, वो तो पूरा मीडिया में आप देखिए ना, आप ही के मीडिया के माध्यम से पता चलता है। हम लोग हैं, लोग जहाँ पे प्रेस वाले भी हैं, सबसे हमारे कई मित्र हैं, तो पता चल जाता है कि ये सब चीज वोट के लिए कर रहे हैं और इतना हवा बना दिया। अभी तो हाल में चुनाव हुआ था 3 स्टेट का, हम उस समय कुछ दिन के लिए बाहर भी थे, अपने चुनावी दौरे पे थे, ये जो अपना मजदूर यूनियन का जो आगे चुनाव होना है उसके लिए। तो हमारे प्रेस के लोग बैठे हुए थे, हम 10 दिन के आने के बाद हमने पूछा कि भाई क्या रहेगा 3 स्टेट में। तो जो 40 साल के पत्रकार हैं, 40 साल से कर रहे हैं, हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े जितने भी हैं, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं गवाते हुए छूटते कहा भाजपा नहीं आ रही है। और कोई आदमी उस बात को नहीं मान रहा था। जो 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं आ रही, और देख लीजिए वही हुआ, 5 में कहीं नहीं आई। तो कहने का मतलब है आप कितना भी हाइप बना लो, लेकिन जो वोट डालने वाला है ना, वो जानता है कि हमको किस सरकार में क्या मिला और नहीं मिला। जब नहीं मिला है तो वोट नहीं मिलेगा, मिलता तो मिलता।
तो यही पोजीशन है। आप लगभग 2 दशक से राजनीति में हैं और बहुत ज़्यादा अनुभवी भी हैं, तो आपको करेक्ट कर दें, 2 दशक नहीं, अगर आप 74 को लेंगे, मैं आपको बता दूं कि 1974 में छात्र आंदोलन में जयप्रकाश जी की जो आंदोलन हुई, उस आंदोलन में, और आपको याद होगा जब आप पता करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत छोटी हैं, लेकिन आप लोग जब पता करेंगे ना इतिहास, तो 74 में जब आंदोलन हुआ था और जयप्रकाश जी पटना के गांधी मैदान से सेक्रेटरिएट जा रहे थे, जो पूरा समझो 4 किलोमीटर तक लाइन थी, तो हमारा इतना बड़ा सौभाग्य था कि जयप्रकाश जी के रथ पे मैं भी बैठा हुआ था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हाजीपुर मेरा घर हुआ, बिहार हाजीपुर, और वहाँ पे सरदार चरण वर्मा जो जयप्रकाश जी के भाई थे, वो वहाँ पे DPRO हुए थे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी। तो जो उस समय, ये 71 की मैं बात बता रहा हूँ, वो बने। आंदोलन शुरू हुआ 74 में, 71 में कोई नहीं जानता था जयप्रकाश जी को। जब छात्र आंदोलन हुआ तब लोग जाने जयप्रकाश नारायण को। तो वहाँ पे सरदार चरण वर्मा से इतना मेरा अपनापन हो गया, मेरे घर के पड़ोस में थे, कि उनके लड़के के साथ में खेलना। वहीं पे जयप्रकाश जी की पत्नी आती थी, प्रभावती देवी, वो व्हाइट साड़ी पहनती थी, नीला कोट में पहनती थी वो साड़ी, तो वो आती थी मिलने के लिए अपने मतलब रिलेटिव से। तो उनसे मेरा फ्रेंडशिप था, पड़ोसी थे, और मेरा तो ये रिलेशन था कि घर में जाना और रहना सब कुछ। लेकिन हमारा रास्ता रहा, मैंने कहा ना कि संघर्ष वाला, मजदूर वाला। हमने इलेक्ट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैंने अपने हाथ से टिकट बांटा, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े। तो जो उनके साथ एक नाव पे खड़ा हो गए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए उसी आंदोलन के समय। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है 38 ईयर्स का है। अच्छा, आपने इस स्पीच में बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो तब की राजनीति में और अब की राजनीति जो हो रही है, इस बीच का जो दौरा है आपका, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो पॉलिटिक्स था उसका एक वैल्यू था। आज का जो पॉलिटिक्स है वो पैसे का है, पावर का है, और मीडिया, सोशल मीडिया का है। उसी पे आप मोटिवेट करते हो। तो आज बता रहे हैं कि मोदी की इतनी बड़ी सभा, उनका इतना बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। ये क्या है? ये सिर्फ मीडिया से वो हाइप करके दिखाते हैं। लेकिन अगर आप आंदोलन कहोगे, या फिर अन्ना आंदोलन हुआ था तो लोगों ने कहा कि देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमको तो बहुत हंसी आ गई उस समय। अरे तुमने देखा ही नहीं जयप्रकाश जी के आंदोलन को। जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था तो जो सिनेमा हॉल से निकलते थे ना, वो जेपी जिंदाबाद। जो हम लोग यहाँ वो कांवड़ चलता है, जो जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, बोल बम, तो बोल बम में जाते थे तो बोल बम जेपी जिंदाबाद। तो ये था। लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। वो अगले दिन पता चलता था अखबार में कि भाई वहां पे ये हुआ वो हुआ। आज क्या है कि अभी 1 मिनट में ये लोग हाईलाइट करके और उसी से करते हैं। लेकिन पहले लोग जुड़े हुए थे, लोगों में जुनून था, और जो नेता थे उनमें एक दर्द होता था। वो जनता से अपना दर्द का रिश्ता बना लेते थे। आज के लोगों के पास में वो चीज की कमी है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह को आप ये कह सकते हैं कि जो मोदी जी हैं उनको सबसे ज्यादा आगे लाने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। मीडिया का है और कांग्रेस का भी है। वो इसलिए कि आप ये बराबर बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया। आप लोग के माध्यम से पता चलता है कि मोदी जी का 70 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर 70 साल में एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं लाते जिससे आप बात कर रहे हैं, और वो ये जो उन्होंने लाया था, डिजिटलाइज किया था, और ये सब लाए थे टीवी, तो अगर वो टीवी ये सब नहीं लाए होते तो आज आप कहाँ से? क्योंकि जो मोदी जी ने चुनाव जीता वो सिर्फ डिजिटल से और सोशल मीडिया से और टीवी से। हम ये कर देंगे, चुनाव जीत गए। क्या नहीं, हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम ये कर देंगे, और चुनाव जीत गए। क्या आप भी आगे जाके लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ऑफर तो हमको हर बार रहा और आज भी ऑफर है, और अभी 20 दिन से बात चल रही है इधर में बहुत सरगर्मी के साथ। जो मोतिहारी लोकसभा सीट है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए ऑफर भी है, बात चल रही है। और अगर जनता की सेवा करने के लिए ऐसा कुछ प्रस्ताव आया पार्टी की तरफ से,
तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वो ये सोच के कि ये जो बुराई है समाज में उसको हटाना है और जो जनता है उनके दर्द को समझना है, उनके लिए काम करना है। नहीं तो जो हमारा ये जो हमने जो संकल्प लिया हुआ है मजदूर के लिए संघर्ष करने का, अंतिम सांस तक उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। अच्छा, अभी की सरकार जो है इसको मद्देनजर रखते हुए जब आप मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो सबसे पहली चीज वो क्या करेंगे जो जनता के और आज के युवाओं के हित में हो, जो सबसे पहली चीज हो? सबसे पहले तो उनके लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे कि रोजगार के लिए कौन सा ऐसा टेक्निक लाया जाए कि हमारे जो युवा हैं या जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। जैसे आपने कहा ना कि वो डिजिटल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए, उस इसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। ये बहुत कॉस्टली भी है, इससे कोई आप पैसे का ये नहीं करेंगे, लोगों को बेरोजगार करेंगे और आप देश का कोई पैसा नहीं बचाने जा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी काम में लोगों की भागीदारी हो और हमारे लोग सब काम में लगे, ऐसे काम हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। प्रियंका गांधी जी के आने से 2019 में कांग्रेस को और देश को क्या फायदा होगा? आपने अभी देखा कि जैसे प्रियंका जी आई तो सबसे पहले भाजपा में खौफ की लहर दौड़ गई, उल्टा सीधा बयान, महारानी, राजकुमारी, क्या क्या ये करके उन्होंने अपना कहना शुरू कर दिया। साथ ही जो अखिलेश यादव और मायावती जी, इन लोगों ने जो अपने आप कांग्रेस को माइनस करके और इन्होंने अपना सीट का भी बंटवारा कर लिया और देखा कि कांग्रेस का वहाँ पे कुछ नहीं है। आज वो लगातार अपने लोगों को भेज रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं। तो ये असर किसका है? ये प्रियंका जी का है। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, यूपी के लिए वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हुई है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत बड़ा एक मैसेज गया है और लोगों को ये लग रहा है कि ये बिल्कुल फायर ब्रांड है। सीधी स्पष्ट कहिए तो एक जो फायर ब्रांड जो लीडर हैं वो हैं, और कांग्रेस पार्टी को और देश की जनता को, युवा को खास करके श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा से बहुत उम्मीद है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। ऐसा कहा जा रहा है राहुल गांधी जी के बारे में कि वो पहले बच्चे थे और वो अब धीरे धीरे बड़े हो गए। जब से मोदी जी के साथ उनका कंपटीशन स्टार्ट हुआ है तो वो बड़े, उनको अब जाके बड़ा बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी घर छोड़ के भाग के जंगल से आए, ये दुनिया जानती है, और राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के गोद से आए। तो जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेडी, आयरन लेडी, ठीक है ना, दुनिया की, हिंदुस्तान की मैं बता रहा हूं, पूरे दुनिया की मानती है कि आयरन लेडी, शक्तिशाली लेडी, ये यहाँ से फटाका छोड़ रहे हैं और करता है अभी वो आपका सैनिक, और ये जो है श्रेय ले रहे हैं। वो तो ऐसी आयरन लेडी थी कि 2 टुकड़े कर दिया पाकिस्तान को। वो था विल पावर, वो हिम्मत था। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसने जन्म ही उसके गोद में लिया, तो उसका परवरिश, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मैंने एमबीए किया, मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम पढ़ते थे एमबीए में तो बात चली कि भाई ये तो आप एमबीए कर लिए हो, और मारवाड़ी के लड़के थे तो बात चली। मालूम है बुजुर्गों ने क्या कहा कि आप एमबीए की पढ़ाई किए हो, और ये जो मारवाड़ी का लड़का है ना, जिसका जन्म होता है तभी से ये एमबीए सीख जाता है, मतलब वो पैदाइशी एमबीए है। तो राहुल गांधी पैदाइशी नेता है, और जो भूल कर रहे थे भाजपा वाले या मोदी जी, वो आपको तो 2-3 महीने में लग गया। 2 महीने पहले आप पप्पू बोल रहे थे और आज आप उसको सबसे बड़ा शत्रु मान रहे हो। क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसमें क्वालिटी है, वो जनता की आवाज को बोलता है, वो दिल से बोलता है, और आप डायलॉग बोलते हो, रटा रटा डायलॉग बोलते हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मोदी जी, आज तो मैक्सिमम लोग, बल्कि कई भाजपा के लोगों से भी मेरी बात हुई है, हमारे मित्र भी हैं कई भाजपा वाले, वो लोग अब टीवी देखना पसंद नहीं करते हैं। जब मोदी जी आते हैं तो मैक्सिमम लोग टीवी बंद कर देते हैं। ये पोजीशन हो गई है। तो आप जब एक ढर्रे से बोलेंगे, ड्रामेटिकल बोलेंगे, ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो नौटंकी कब तक चलेगा? राहुल गांधी की तो आज सब सुनना चाहते हैं,
क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, देश की बात करते हैं। उनके गरीबों के बीच चलने फिरने को भी लोग ड्रामा और नौटंकी का नाम देते हैं। बिल्कुल नहीं। आप ये देख लीजिए कि राहुल गांधी जी का जो कुछ भी है वो दिल से है। वो जनता देख रही है ना, जनता समझ रही है। वो भाजपा वाले हैं, वो तो बोलेंगे ही। भाई आपने जिसको दूधगार के रखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो देश के भले भाजपा के हैं महान नेता मानते हैं, बचपन में उनको हम फॉलो करते थे, दुनिया उनको मानती है, मानते थे, उनको आपने उनका निरादर किया, उनको पूछा नहीं। और जब वो मर गए हैं तो आप पैदल चल रहे हैं, उनके जो डेड बॉडी का जो चल रहा है तो आप पीछे में पैदल चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो ड्रामा है ना। आप उसको मान सम्मान दीजिए ना। आज जो है जिन्होंने भाजपा बनाया, ये जो माननीय हमारे ये अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उनको आप धक्का देके साइड में किए हो, और बाद में होता है कि आप अंतिम यात्रा में चल रहे हो, पीछे पीछे लाइन लगा के। तो ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। अजना न्यूज़ लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने हमारे बात को सुना और इसको जनता के सामने में लेकर के आए, इसके लिए आपको और अजना न्यूज़ लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।